छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। गजरा लगा के, गजरा सजा के मैं शर्माऊं रे, ओ मेरा बाबू चैन छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। आँखों में प्यार बसा के करता है मीठी मीठी बतियाँ, आँखों में प्यार बसा के करता है मीठी मीठी बतियाँ। होठों पे फूल खुशी के हंस के तो बिखरे पत्तियाँ, प्यार जताए मैंने लड़ाई मैं गिर जाऊं रे, हाय मैं गिर जाऊं रे, ओ मेरा बाबू चैन छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। आज हंसेगी देख के मुझको सारी सखियाँ, आज हंसेगी देख के मुझको सारी सखियाँ, पास बुला के चुपके से पूछेंगी सजना की बत्तियाँ, कुछ न बताऊं सबसे छुपाऊं मैं घबराऊं रे, हाय मैं घबराऊं रे, ओ मेरा बाबू चैन छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। आँखों में प्यार बसा के करता है मीठी मीठी बतियाँ, आँखों में प्यार बसा के करता है मीठी मीठी बतियाँ, होठों पे फूल खुशी के हंस दे तो बिखरे पत्तियाँ, प्यार जताए मैंने लड़ाई मैं गिर जाऊं रे, हाय मैं गिर जाऊं रे, ओ मेरा बाबू चैन छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। गजरा लगा के, गजरा सजा के मैं शर्माऊं रे, ओ मेरा बाबू चैन छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बाबू चैन छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बाबू चैन छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, खुशबाश हैं? कैसी चल रही है आपकी लाइफ? क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? हमारे साथ गाना आपने सुना तो आप जान ही गए होंगे कि ये पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश और भारत में भी मकबूलियत हासिल करने वाली फेमस गुलकारा रूना लैला हैं, जो कि आज भी हमारे दिलों पर राज कर रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ख़वातीन और हज़रात, गुफ्तगू का सिलसिला हम थोड़ी देर बाद यानी कि ब्रेक के बाद शुरू करेंगे। हमने आपको बताया था कि हमारी टेली फिल्म बेचो मकान चलो यूनान, इसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बेचो मकान चलो यूनान का आज पहला हिस्सा, और उसके बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है और अपनी गपशप का सिलसिला हम शुरू करेंगे। सो हैव अ लुक प्लीज़।
यूरोप यूरोप हर कोई करदा यूरोप जाना औखा है यूरोप यूरोप हर कोई करदा यूरोप जाना औखा है सब बेच वटा वो 60 बंदे मर गए इत्थे लूले लंगड़े घोड़े का कोई कम नहीं भाई जी ये पिंड दे बारे में मुश्किल बहुत आ रही है इत्थे बाहर अंदर रहो मैं तेरे वास्ते सोफा छड लवां मेरे अल्लाह यूरोप दा शौक किसी दुश्मन ना में देवी ना वाली ना वारिस ना जनाजा ना दुआ आपे 4 ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਬਖੂਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਮੋਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖ ਵਟਕੇ ਦੀ ਪਈ ਟੰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਸਲੂਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ सारे घर आके बड़े बड़े दी ग्रीस निकल आंदी पुत्रोए ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਚਲੋ मासी ਨੂੰ फोन करके की दसा के की आ यूरोप हर कोई करदा यूरोप जाना औखा है बेचो मकान चलो यूनान ना ही तो कोई कहानी है और ना ही दास्तान सरसब्ज व शादाब दिखने वाले इन पहाड़ों में खो जाते हैं कितने ही बच्चे और नौजवान लाचार होकर रह जाते हैं इन जंगलों में बड़े बड़े पहलवान हसूल रिस्क या यूरोप की रंगीनियों की शेदाई शायद इन बातों से होते हैं अनजान कि पुरखों की जमा पूंजी जमीन और जायदाद मालो मवेशी बेच बटाकर घर से निकले तो हैं लेकिन क्या ये सब दोबारा मिल सकेगा क्या घर से बाहर कोई सहारा मिल सकेगा मौजों में फंस गए तो कभी किनारा मिल सकेगा इन बातों का जवाब तो शायद वो भी ना दे सकें जो इन भोले भाले जहनों को सिर्फ रंगीन ख्वाब दिखाते हैं और नादान उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसे फंस जाते हैं जैसे मिठाई पर बैठने वाली मक्खी जो चिमट कर उस मीठे रस में फना हो जाती है जिसे वो अमृत समझ बैठती है वो सब तलख हकीकतें वो सब झूठे ख्वाब जो कितने माओ के लाल आंखों में सजाए घरों से निकल पड़ते हैं उन्हीं से पर्दा उठाना है इन रंगीनों में पोशीदा क़यामत खेज पहलुओं को दिखाना है शायद ये दस्तक किसी को जगा दे शायद किसी को जरूरत हो इसकी या फिर किसी को इंतजार हो इसका
चला बेटा गाड़ी से ना बोल ना आवाज कर बंदा बात नहीं करता पाले उधर खड़ा खड़ा ओए ओए जल्दी क्यों ना चला बोलो Ora, via. Reura. Reura. Anda, anda. Amarillo, cara por. Reura. मरना है क्या तू दूरी जाए जल्दी ओए थल्ले जाओ थल्ले उधर मत तेज हो तेज शाबाश Grigura! खड़े हो निकलना निकाल करो टाइम नहीं होए और निकलो आगे तू चलो निकलो आगे निकलना निकाल का टाइम नहीं होए निकलो आगे मर गया उठ के टूर पे जवाना इत्थे तेरी कोई भानेबाजी नहीं चलेगी इत्थे लूले लंगड़े घोड़े का कोई कम नहीं ओ भाई जी ओ मेरा फर्क डाल गया ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ मैं तेन कह जे दिता तू इत्थे किसी दी जंज नाल नहीं आया वा तेरी वजह तू पिछे मैं 60 बंदे फड़ा देवां चल उठ खड़ा हो चल ओ भरावा उठ के टुर को तेरी बड़ी मेहरबानी जे गरीकी तेन तक लिया तो बड़े ठुडे मारेगा क्यों अपनी वजह तो सानू सारे मुसीबत च पाने उठ पो भरावा
Ate Grigura, Sigo Apano, Sigo, Ade, Red, Ade Grigura, Ade. शुक्र अल्लाह शुक्र ओ लाड़िया ओ मैं कितनी बारी समझाया हुआ ये ओछियां हरकतां छोड़ी दे ये बॉर्डर है कोई फुटबॉल का ग्राउंड नहीं है ये टैंकी है इसी शोखियां नहीं मारी दियां ओ गामी ओ मेरे दोस्त ओ मेरे वीर ओ पहला ते सुनिया सी नाले देख लिया वैना पहाड़ा विच मावा दे पता नहीं कितने लाल मार खप गए ने ते कोई वो बर्फानी पहाड़ा विच वो सर्दी नाल ठंड डर के मर गया ते कोई नहर च डुब गया ते कोई फौज दी बिला वजह फायरिंग का शिकार हो गया ते अगर किसी नू मेरी तरह चोट या मुँह च आ जाए तो ये पैसे दे पुजारी जट जड़े पाकिस्तान सानू बड़े बड़े सोहने ख्वाब दसते ने सानू विच राह ते छड्ड जांदे ने ते फिर उस बंदे दा रब ही वारस हो ये गल तो ठीक है पर अल्लाह हर बंदे की अक्ल भी दी है ना सोचने वास्ते यह गल तो तेरी ठीक है और मेरे दोस्त और मैंने माफ़ करी और मैं यूरोप के शौक तेनों भी मुसीबत पा दिता है पर मेरे दोस्त है दस असा अभी और कितने घंटे टुरना है और घंटिया की गल छड़ पता नहीं कितने दिहाड़े कितनिया रात सानू टुरना पैना चल हूँ टुर इन्ना जंटा फिर सानू किसी भिड्डां या सूर के बाड़े सानू टक सकना थीना भोजन तक सानू नानी याद आ जानी मैं तो दिल नाल वादा कर लिया कि थीना पहुंचती 5 टाइम दिन नमाज शुरू कर लेनी है ते दुआ करनी है कि मेरे अल्लाह यूरोप का शौक किसी दुश्मन ना में देवी चल वेख ले चल उठ कोई चल उठ मेरे La pone versus Pablo. दे दो चल चल आजा दे दो फट जाना भी मार लूं Gregora ओके चलो जल्दी कर अंदर चल अंदर भाई जी ये पिंड वाले फार्म में मुश्किल बहुत आ रही है अंदर हो मैं तेरे वास्ते सोफा खट लवा चल अंदर हो चलो आ गए चल Gregora चल
ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕਰ ਦਵੇ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੋਪਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਪਵੇਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਚੱਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਥੀਨੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਐ ਲਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇਰੀ ਭਾਈ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰੋ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਓਏ ਦਰਦ ਨਾਲ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਤੂੰ ਉਹ ਲਾ ਜਾ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਠੀਕ ਹੈ यूरोप यूरोप हर कोई करदा यूरोप जाना औखा है यूरोप यूरोप हर कोई करदा यूरोप जाना औखा है सब बेच वटा ਉਹ 60 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਇੱਥੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਫਾ ਛੱਡ ਲਵਾਂ मेरा अल्लाह यूरोप का शौक किसी दुश्मन ना में देवी ਨਾ ਵਾਲੀ ਨਾ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਦੁਆ ਆਪੇ ਚਾਰ ਦੇੜੇ ਗੋਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਬਖੂਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਮੋਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖ ਵਟਕੇ ਦੀ ਪਈ ਡੰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਸਲੂਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਚੱਲ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆ यूरोप हर कोई करदा यूरोप जाना औखा है नई तरजीहात नए फवायद 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फोन बूथ की तलाश न लैंडलाइन की जरूरत, बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर हम आपको अपने साथ स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। तो जनाब देखिए, आपने बेचो मकान चलो यूनान की आज की पहली किस्त कैसी लगी। मुझे तो उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी और ख़ासकर
वो नौजवान लड़के या वो हजरात जो कि इसी तरीके से, इसी रास्ते से यहाँ यूनान आए हैं। और कुछ लोग तो ऐसे, हकीकत पर मबनी ये स्टोरी है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि वाकई ही इस कर्ब से निकल के, इस दर्द से निकल के यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन कुछ लोग इस ख़तरनाक रास्ते के आधे में ही अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। बहुत सारी माओं के बेटे जो हैं पाकिस्तान से जब यहाँ के लिए निकलते हैं तो वाकई ही वहाँ अपने मकान बेचे, वहाँ पर किस तरह वो अपना पैसा इकट्ठा करते हैं यहाँ आने के लिए, और उन्हें ये शायद अंदाज़ा नहीं होता कि रास्ता कितना खटन है, कितना ख़तरनाक है, लेकिन वो यहाँ तक आने के लिए एक हिम्मत जुटाते हैं और यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ खुदा का सहारा होता है, कुछ तो पहुँचते, लेकिन कुछ जैसा कि बताया वो रास्ते में ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसी सारी हकीकत को हमने कैमरे की आंख में बंद किया है और आप लोगों के लिए ये एक टेली फिल्म हमने तैयार की है। इंशाल्लाह आप अगले हमारे प्रोग्राम में इसका सिलसिला जारी रहेगा, वो देखते रहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज 8 अक्टूबर 2011 है। जैसा कि आप सब लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि 8 अक्टूबर 2005 को, यानी कि आज के रोज़ ही, हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक ऐसा औलनाक वाक़या हुआ, ज़लज़ला आया और इतना शदीद आया कि हमारे मुल्क का हर एक फ़र्द, हर एक इंसान लर्ज़ के रह गया। यहाँ तक कि वो लोग जो वो उस वाक़ये की वजह से जो लोग बच गए हैं, आज भी जब वो आज का दिन आता होगा, या जब वो सोचते होंगे तो एक पल के लिए उनके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस वाक़ये की वजह से इतनी अमवात वाक़या हुई, इतने लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, यहाँ तक कि ना सिर्फ अफराद बल्कि पूरे के पूरे ख़ानदान तक तबाह हो गए। कोई फ़र्द होगा जो बच गया होगा, और जो बच गया होगा उसके बारे में आप क्या सोचते होंगे, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग इस वाक़ये से, इस होलनाक वाक़या, मैं ये कहूँगी, जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, खुदा ताला हमारी दुआ है कि उन सबको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। और जो उनके लवाहिकीन हैं उनको खुदावंद करीम सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं इब्राहिम फैज़ साहब, और इनसे हम बात करेंगे, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि 8 अक्टूबर को जो वाक़या हुआ था, इब्राहिम फैज़ साहब पाकिस्तान में मौजूद थे। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये उस वक्त मौजूद थे, इन्होंने अपनी आंख से क्या देखा, और इसके अलावा ये हमें उस वक्त इन पर क्या गुजरी, मैं ये चाहूँगी ये हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं इब्राहिम साहब? बिल्कुल खैरियत, आप सुना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत। क्या कहना चाहेंगे इब्राहिम फैज़ साहब? मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहूँगी। दिबा, आज का दिन है जो ख़ास करके कश्मीरियों पर और पाकिस्तानियों पर एक ऐसा दिन है जिसे बुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। एक ऐसी आफत, कुदरती आफत, बिल्कुल, जो चाहे आप ये कह लें हमारे गुनाहों की वजह से आई जी, या किसी भी वजह से आई, लेकिन एक ऐसा नक्श छोड़ गई कश्मीर की धरती पर, पाकिस्तान की धरती पर, जो साल बरसों तक बुलाया भूल ही नहीं सकते जी। तो ये हकीकत बात है। उस वक्त मैं पाकिस्तान में था, आज़ाद कश्मीर में था, मैं अपने घर था, और जब ज़लज़ले का वक्त था उस वक्त मैं सो रहा था। अच्छा। और ज़लज़ले के बहुत ज़्यादा झटके जिस वक्त महसूस होना शुरू हुए, तो अभी थोड़ा सा स्टार्ट ही हुआ था, तो मुझे एहसास हो गया। उसकी वजह ये थी कि उससे ठीक 1 साल पहले, अगर आपको याद है, कि यूनान में लगातार ज़लज़ले आ रहे थे। जी जी। 1 साल पहले भी कुछ झटके आए थे, और 1998-99 में जब ज़लज़ले आना शुरू हुए तो हम लगातार ज़लज़लों के आदी हो गए थे यहाँ पर। बिल्कुल। उस वक्त मैं स्विट्ज़रलैंड में था पहले, जब एक बड़ा झटका लगा, और जब मैं वापस आया तो देखा सब लोग पार्कों में हैं। जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद पता है लगातार झटके लगते रहे, बड़े बड़े खदशात जाहिर किए जाते रहे, लेकिन अल्लाह का करम है कि यूनान में ऐसी कोई बड़ी आफत नहीं आई। लेकिन जब पाकिस्तान में था, तो क्योंकि वो डर, वो खौफ, उस वक्त का वो सारा कर्ब ज़हन में समा गया था कि ज़लज़ला किस तरह आता है। क्योंकि बचपन से जवानी तक कभी ज़लज़ला देखा नहीं था। यूनान में अचानक ज़लज़ले देखने को मिले जब, तो वो खौफ एक अंदर आपके बैठ जाता है। तो वो खौफ, जैसे वो ज़लज़ला जब आता है और उसके साथ एक उसकी वो डरावनी जो खौफनाक आवाज़ होती है, वो ज़्यादा दहशतनाक होती है। ये तो ठीक है कि ज़मीन हिल रही होती है जी। तो मैंने जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने अपना जो घर है उनको समेटा और उनको कहा कि आप थोड़े से सेफ हो जाए, सेफ करने की कोशिश की। लेकिन हमारे, क्योंकि ज़िला मीरपुर से हम तकरीबन 45 किलोमीटर
छम बॉर्डर की तरफ है, तो वहाँ इतने बड़े झटके तो नहीं महसूस हुए, लेकिन मैं ये महसूस कर सकता था कि कहीं बहुत बड़ी तबाही आई है, बहुत बड़ी आफत आई है। यानी आज़ाद कश्मीर महफूज रहा इस सारे? नहीं, आज़ाद कश्मीर के दूसरा जो मुजफ्फराबाद का एरिया था, हाँ जी, वहाँ तो काफी जी जी। अच्छा, तो वहाँ से दूरी की वजह से हमारे यहाँ झटके थोड़े कम लगे, लेकिन मैंने उस वक्त ये एक पहला जो एहसास था मुझे कि यार कहीं बहुत बड़ी तबाही हुई है, अल्लाह खैर रखे, कहीं ये झटका जो है ये कोई छोटा झटका नहीं था, इतना बड़ा झटका है कि कहीं इसने बहुत बड़ी तबाही डाई होगी। इब्राहिम साहब कॉलर हैं हमारे साथ और फिर हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं राय तुरंत बोल रहा हूँ लंदन से। जी जी सर, कहिए कैसे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं जब ये ज़लज़ले की बात हो रही है। जी जी। हाँ जी, तो मैं उस टाइम पाकिस्तान में जब ज़लज़ला आया था। अच्छा। तो सबसे पहले हमने झेलम से 3 वक्त जो पहले गए थे ना कश्मीर में एंटर हुए, तो हमने भेजे थे। जी जी। तो वहाँ पे एलपी बाद में लंदन में आया, और लंदन से हम वापस गए। जी और जी। मैंने कश्मीर में सभी जगहों पे हम गए, जो वहाँ पे सदर थे उनके साथ, तो सब देखा जी। और हमने वहाँ पे हेल्प की है काफी। जी। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है, जितने भी हमारे मैंने देखे चैरिटीज वाले थे जी, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने खेमे तो लगा दी। जी जी। मीडिया पे टीवी पे तस्वीरें आ गई, अखबारों में आ गई, जस्ट उनकी बिजनेस चमकाने के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे, बिल्कुल, और सिर्फ खाना दे रहे थे। खाना देने का सिर्फ मकसद उनका यही था कि पैसा इकट्ठा हो, पैसा आ गया, जब भी उनका बिजनेस बंद हुआ वो टेंट खड़े वापस आ गए, वो लोग पैसा लेके, कोई हेल्प नहीं की। बल्कि जो काम करने वाले थे ना, वहाँ पे मैं गया काफी इलाकों में, तो बोलते अभी जो काम करते थे वो भी नहीं आ रहे क्योंकि उनको खाना फ्री मिल रहा है। जी जी। तो फ्री खाना का मकसद नहीं होता चैरिटी वाला का, उनको वापस उनके घरों तक पहुँचाना, उनकी जॉब तक पहुँचाना, उनके जो घर टूट गए थे जी जी, वो हेल्प उनको चाहिए थे, तो किसी ने नहीं दी वहाँ पे। जी। और ये प्रेसिडेंट फंड में इतना पैसा गया था, वो किधर गया? आज तक वो पैसा नहीं यूज हुआ। अभी तक वो लोग वहीं पे हैं। बिल्कुल। और कोई ऐसा कश्मीर का एरिया नहीं जहाँ पे मैं नहीं गया उस पर। जी जी, अभी तक वो नुकसानात पूरे नहीं हो पाए, अभी तक वो वहीं के वहीं पर हैं लोग। वहीं के वहीं हमने गए थे ना यहाँ से, तो कहीं हमने देखा है, तो मैंने तो ये एक दफा नहीं गया, मैं 3 दफे गया हूँ कश्मीर में। स्पेशली प्रेसिडेंट भी हमारे साथ गए थे जी, अपना वहाँ के जो मिलिट्री अटैची थे वो भी साथ में, और उन जगहों पे भी हम गए थे, कोई जगह नहीं छोड़ी थी। लेकिन मेरा ये है कि बदकिस्मती कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में जो चैरिटीज बड़ी बड़ी बनी हुई है दूसरे मुल्कों की, वो इस्तेमाल करती है एक ये ऐसा कोई हादसा हो, वो एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा कोई हो तो हमारा बिजनेस चले, तो वो बिजनेस कमाते हैं। तो मैं इस तरह हमारी आवाम को जी सर बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, बहुत अच्छी आपने बात की, क्योंकि चैरिटीज तो इकट्ठी होती हैं लेकिन वो जाती कहाँ है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की देखिए आप मिसाल लीजिए कि बहुत लिबरल और बहुत तरक्की पसंद इंसान थे, और कायद ने हमारे कभी खुद नहीं इस बात का नारा कभी खुद ने नहीं लगाया, हमेशा अवाम इस बात का नारा लगाती थी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लिबरल हैं, तरक्की पसंद हैं। लेकिन उन्होंने जो अवाम के लिए करना था, जो अपनी मिल्लत के लिए करना था, जो अपनी कौम के लिए करना था, अपने मुल्क के लिए जो करना था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने करके दिखाया। हमारे हुक्मरान, हमारे सरबराहान बहुत दावे करते हैं, बहुत दम भरते हैं, लेकिन कोई चीज़ जो है बाज़ औक़ात ऐसा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है कि आँख में हमें नज़र नहीं आती। यहाँ तक कि ये जिस तरीके से आपने चैरिटी की बात की, चैरिटी को भी वो बिजनेस के साथ टच कर रही हैं। तो क्या कहेंगे इब्राहिम फैज साहब, मुल्क के हालात कैसे बदल सकते हैं, उन लोगों को कैसे कुछ मिल सकता है जो लोग बेघर हैं? जी बिल्कुल सर, आप बात को कंटिन्यू कीजिए। जी, अभी राय साहब ने जो बात की, बिल्कुल, अभी अगर उनकी आवाज ये भी एक हकीकत है, बिल्कुल इमोशंस से जज्बात, बहुत जिस ज्यादा बंदे ने ये सब कुछ आंखों से देखा है, क्योंकि उस वक्त मैं भी था, मैंने भी सब कुछ देखा जी, तो वो मंजर भूले नहीं जाते, नहीं भूले जाते। अच्छा कि ट्रक्स जाने शुरू हो गए, अमदाद जानी शुरू होगी, उस वक्त जो प्रैक्टिकल लोग थे उन्होंने तो दूसरे दिन से ही वर्क करना शुरू कर दिया था। और खास करके हमारा ये जितना एरिया है, झेलम, मीरपुर, गुजरात का, पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान कह ले कि किसी ने मदद में कोई कमी नहीं छोड़ी। लोग जा रहे थे, ट्रकों के ट्रक लदे हुए थे, और क्योंकि रास्ता आगे नहीं था, जो दरिया नीलम था उसके बाद आके जो है मुजफ्फराबाद में काफ़ी जगह ट्रैफिक डिस्कनेक्ट हो गई थी, कम्युनिकेशन का कोई सिलसिला नहीं रहा। उसके बाद सर्दी भी आना शुरू हो गई थी, सर्दी की वजह से काफ़ी ये प्रॉब्लम बनी थी। लेकिन अभी अगर सारे उस ज़लज़ले की तबाही पे नज़र डाली जाए तो वो तो एक बहुत बड़ा लॉस है,
बहुत जो यकीन माने कि वो पूर्ण होने का नज़र नहीं आता कि कभी होगा। लेकिन मैं एक तालीमी लिहाज से एक बात करना चाहता हूँ कि इसमें एक यूनिवर्सिटी तबाह होगी, 12 से 13 कॉलेज तबाह हुए, तकरीबन 30,000 मदरसे हैं जो वो तबाह हुए जी। और फंड्स का एक लामुतनाही सिलसिला है जो उस वक्त शुरू हुआ था जी। सर हमारे साथ एक और कॉलर है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर। हेलो। जी जी सर आपकी आवाज आ रही है। मैं एहसानुल्लाह बात कर रहा हूँ और आज के मौजू के हवाले से जो बड़ा अच्छा मौजू आपने शुरू किया आज। जी सर। और इत्तेफाक ऐसा है कि उस दिन मैं भी गुजरात में था। अच्छा। और 2 दिन के बाद मैंने भी मानसरा जाना था अपने ननियाल में। जी जी। और ये अफसोसनाक वाक़या जब पेश आया तो मेरे खानदान के भी 8 अफराद एक ही कराने के जो अल्लाह को कह रहे हो गए। लेकिन इसमें जो बात कहने वाली वो ये है कि काश हमारे मुल्क के हुक्मरान और हमारे जो इंतजामिया के लोग हैं जी वो उस दर्द को अल्लाह की तरफ से दी गई इस जो अजाब की जो एक निशानी थी उसको महसूस करते हुए अपने ईमानों को मजबूत करते, उसकी तजदीद करते अपने ईमान की जी। लेकिन उन्होंने इस जल्जले के बाद इस बददियांती के साथ अपने किरदार पेश किए। उस पर तो हम कहेंगे कि उस जल्जले से ज्यादा वो शर्मनाक सूरत हाल है। अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे और ऐसे तमाम लोग जिन्होंने पूरी दुनिया में जल्जले के नाम पर फंड किए और उन जल्जला ज़दगान को नहीं पहुंचाए, उन मुसीबत ज़दगान को नहीं पहुंचाए, मैं आपके टीवी के तवज्जुह से उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा खुदारा उस क़यामत को याद करें जो आने वाली है। ये क़यामत जो थी ये छोटी थी, एक मखसूस इलाके में आई थी, लेकिन ये क़यामत जब पूरी दुनिया पर आएगी, आप पर भी आएगी तो फिर आपका सुनने वाला सब कोई नहीं होगा। क्या होगा? तो ये लोग सर क्या कहते हैं, ये हमारे हुक्मरान क्यों इतने बेहिस हो जाते हैं? इन सब लोगों को हिदायत दे जिन्होंने जल्जले की आड़ में बददियांती की इस मुल्क कौम के साथ। बिल्कुल आमीन आमीन, उन्हें अल्लाह ताला हिदायत है। बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल करने का। जी सर आप तो मेरा ख्याल करब आपने महसूस किया कि जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया, एहसानुल्लाह खान माशाल्लाह जी एंकर पर्सन है हमारे कल वाले प्रोग्राम की लास्ट करंट अफेयर के, कि उनकी आवाज़ से भी आपको वो दुख वो तकलीफ तो महसूस हो रही होगी। और यकीन माने कि बहुत सी दुनिया ऐसी जो हमें मिली है ऐसी, और उस वक्त वो हुक्मरानों के गिरेबान नजदीक नहीं होते। सही बात। और एक उस वक्त तकलीफ होती है, काश वो गिरेबान इस वक्त सामने हो। क्यों नहीं महसूस होता इब्राहिम फैज साहब? ये भी हमारे ही जैसे इंसान है। अगर हम इंसान खुदा के खौफ से डरते हैं, इस कयामत से डरते हैं, तो हमारे हुक्मरानों को क्यों डर नहीं लगता? इंसान दीपा मेरा क्या ख्याल सोच लेते हैं वो? एहसास का नाम है, एक एहसास करने वाली जो मखलूक दुनिया में उतारेगी उसको इंसान का नाम दिया गया। बाकी हैवानों के भी कई नाम है वगैरह सब कुछ होते हैं, वो भी बड़े बड़े ताकतवर होते हैं, लेकिन इंसान एहसास का नाम था। और जब एहसास खत्म हो जाता है तो वो किसी के लिए नहीं होता कि अपने के लिए एहसास। जब एक चीज एक पॉइंट जो है आपके अंदर वो नेगेटिव कर दिया जाए तो उसके बाद आपके लिए क्या आपका अपना बच्चा, क्या बेगाना बच्चा, क्या दूसरा, क्या तीसरा। बिल्कुल। बैंकों के बैंक की भरने में लगे तो हुए हैं और इनको ये पता नहीं कि सिंतगमा में जब आप जाते हैं तो अलेक्जेंडर के वो हाथ देखते हैं कि बाहर है, तो वो दुनिया को एक मिसाल दे के गया था कि मेरे जैसा इंसान जिसने पूरी दुनिया में हुकूमत की वो भी खाली हाथों वापस जा रहा है। तो जी सर कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, काफी टू ऑल। जी वालेकुम सलाम, नमस्ते जी। क्या हाल है? ठीक है। मैं आपको एक ही बात करना चाहता हूँ। जी जी। एक बार बेबी फिश ने अपनी माँ से पूछा व्हाई वी लिव इन वाटर। जी। बेबी फिश ने अपनी माँ से पूछा कि व्हाई वी लिव इन वाटर। तो माँ ने कहा वी आर फिशेस, वी लिव इन वाटर, ओनली सेल्फिश पीपल लिव ऑन द अर्थ। बिल्कुल। जब तक ये सेल्फिशनेस खत्म नहीं होती ना दुनिया में, तब तक ये काम ठीक नहीं हो सकता। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया और बहुत ही खूब आपने बात कही, बहुत शुक्रिया। दूसरी मैं बात ये कहता हूँ कि हमें ये चाहिए कि दूसरे की छोटी से बड़ी गलती को भी छोटा समझो और अपनी छोटी सी गलती को भी बड़े से बड़ा समझो और दूसरों को तो एकदम सबसे प्यार हो जाए और स्वर्ग दुनिया बन जाए। बिल्कुल आपने बहुत बजा फरमाया, यही बात है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, सुधार फिर आएगा। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल करने का। जी बच्चन साहब का एक अपना अंदाज है और बहुत खूब बात करते हैं ना, ये बात करते हैं और एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि अभी जैसे वो कह रहे हैं कि खुद गर्जों से दुनिया भरी है, वो खुद गर्जों से भरी है, तो इसमें कोई शक नहीं कि खुद गर्जों की दिन ब दिन तादाद बढ़ रही है और ये कैसे घटेगी इसका
अल्लाह ही जानता है। सोच में ही नहीं आ सकता कि क्या होगा। और बेहिसी अब फिर बात, अब जैसे हम हुक्मरानों की बात कर रहे हैं कि वो ऐसे हैं, तो हुक्मरान हमारे जब जैसे अब लोड शेडिंग है या जो अब हमारे मुल्क के जो हालात हैं, इस पे फिर हमारे हुक्मरान कहते हैं कि अवाम बेहिस हो गई है, जो एहतजाज करते हैं, हड़तालें करते, पुरतशद्दुद जो भी हो रहे हैं इस वक्त हालात, तो फिर उसमें अवाम भी क्या करे। बस ये का मैं दीबा एक बात कहूंगा वो ये कि हम बहुत सर हमारे साथ एक कॉलर है, फिर हम अवाम की बात को कंटिन्यू करते हैं। जी सर, जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं अली बोल रहा हूँ लंदन से। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ये ज़लज़ले के बारे में बात करूंगा कि अभी तक जो है अफसोस होता है उसको सुन के कि उस समय किस तरह क़यामत आई थी। जी जी। एज फार एज के रिकंस्ट्रक्शन इज कंसर्न है कि गवर्नमेंट ने किया, काफी लोगों प्राइवेट लोगों ने भी किया। जी जी। तो कुछ हमें उनको क्रेडिट भी देना चाहिए। आप देखें जिस तरह कैटरीना में जो अमेरिका में सैलाब आया था, उसके लोग अभी भी ट्रेलर्स में बैठे हैं, उधर भी उनके भी कुछ नहीं हुआ। जी जी। और फिर भी हमारे प्राइवेट लोगों ने भी किया, काफी लोगों ने भी किया। जी। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अभी भी इसको जितना आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं इससे अच्छा लोगों की याद ताज़ा हो रही है, वो और डोनेट करेंगे और करेंगे इंशाल्लाह। ये इट्स अ वेरी गुड एफर्ट। जी जी। और दूसरा ये कि जहाँ तक हमारा लोगों का तल्लुक है कि मतलब के हमारे आपस हमारा ये है कि वहाँ पे आप इधर मदद के नाम पे या उधर जो भी पैसा इकट्ठा करना चाहे आप वो कर लेता है पैसा, पर लोगों को खुद एहतियात करनी चाहिए, उसको दें कि जो आगे जाके सही जगह पे खर्च भी करें। और एज ए इतना ही मैं कहूँगा। और एज ए कौम यही कहना चाहूँगा कि आप देख लें कि इस मुल्क में अगर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत बड़े इवेंट स्पॉन्सर करती हैं, वो प्लेयर्स को हायर करती हैं, सेलिब्रिटीज को हायर करती हैं, तो वो कोई छोटी सी भी गलती करें तो वो उनको निकाल देती हैं, उनको हायर फिर नहीं करती। इसलिए उन्हें पता है कि कौम जो है हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी, इसलिए कि इस बंदे ने ये झूठ बोला है। हमारे मुल्क में लोग जो है वो सबसे ज्यादा स्टार उसको मिलते हैं जो पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर बॉल को काटता है, बॉल को ऐसा काट रहा है जिससे कोई जानवर बॉल को क्रिकेट में नहीं काटता, याद है ना? जी जी। सबसे ज्यादा स्टार उसको मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है कि नहीं? ये तो हमारी कौम का हाल। और फिर वो दाढ़ी रख के आके तबलीग भी करता है, तो हमारे कौम को भी अब ये भी हमें सोचना चाहिए ना बिल्कुल हम लोगों के अपने करतूत कैसे हैं। मतलब कि ये मतलब कि चोरों को हम लोग कहते हैं कि हुक्मरान बुरे, सिर्फ हुक्मरान नहीं बुरे, सब ही ऐसे हैं। आप देख लें क्रिकेट टीम से लेके बस वो बात है खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है। जी बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल करने का। लेकिन वो कहते हैं ना जवाब वो शिकवा और जवाब शिकवा, जैसे वही बात आ जाती है कि कहीं से हुक्मरान गलती करते तो फिर अवाम भी गुस्से में आ जाती है, जब अवाम गुस्से में आती है तो हुक्मरान उसमें मजीद इजाफा कर देते हैं। यही इसी वजह से तो सुधार नहीं आ पा रहा ना सोसाइटी के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, हमारी आवाम के अंदर। जी सर। अच्छा उसमें कुछ ना गलत हाथों को प्रमोट किया जाता है, उनको मजबूत किया जाता है, और जब मजबूत किया जाता है तो कभी कभी ये भी कहा जाता है, अली साहब की बातें माशाल्लाह सारी की बातें, लेकिन उसमें ठीक है हम जिस वक्त किसी की हौसला अफजाई करते हैं तो अच्छा लगता है, उसको भी उसको करने को भी जीत जाता है। लेकिन दुख और तकलीफ की बात यह है कि अगर ऐसे लोगों की लगातार हम हौसला अफजाई करते रहें या गवर्नमेंट का ये कहें कि ठीक है गवर्नमेंट ने इतना काम कर दिया 100% के बजाय चलो कम से कम 5% तो किया ना, तो इस तरह कब तक ये कौम माफ करती रहेगी कि आपने 100 के बजाय 1000% कलेक्शन की हुई। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं खुर्शीद बोल रहा हूँ लंदन से। मेरे तरफ से आपको आपके मेहमान जो है, मतलब मेहमान तो नहीं है सर, हमारे प्रोड्यूसर साहब। जी जी, उनको अस्सलाम वालेकुम, रूह रवां कह दीजिए। है कि जिस तरह पाकिस्तान में कल बिजली आई है जी, तो लाजमी हमने भी अपनी फैमिलियों को टेलीफोन किया, वो भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये बिजली गई कहाँ थी, ये कोई माचिस की डब्बी तो नहीं है ना। बिल्कुल। एक्चुअली यहाँ भी सियासत हुई है कि इन्होंने कहा था कि चलो इलेक्शन आ रहे हैं थोड़ा ये मतलब कर ले। बिल्कुल। अब देख लें आज पाकिस्तान में बिजली है, सारे मतलब लोग वहाँ पर खुश है, सब कुछ देख लीजिए। पहले क्या था, लेकिन जिनकी जाने गई हैं जी, लाहौर हो या कहीं भी हो, देखे ना मतलब कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ना गरीब आदमियों को, चलो पंखा चला दिया, जाहिर बात है जो फलाना। तो ये हमारी अपनी गंदी सियासतें हैं, इनमें से हमें एक आदमी चुनना पड़ेगा जो नई जनरेशन है। ये जो है ना नस्लें जो है ना, इन्होंने पाकिस्तान को बिगाड़ना ही है, आप देख लें। तो यही मेरे कहने का मतलब। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। दीबा मौत आई थी, ज़लज़ला मौत लाया था, और मौत जो है उसका निमल बदल सिर्फ जिंदगी है। जिंदगी देने वाला अभी तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कि बिजली चली गई, बिजली को लाने वाले थे कुछ जिन्होंने बिजली को कहीं बंद किया हुआ था या गायब किया हुआ, कैसे बिजली अचानक सर जैसे अभी उन्होंने ये कहा आए उसके बाद, लेकिन इन 4 बंदों की आवाज तो आ गई क्योंकि इनसे उन्होंने
वोट कलेक्ट करने, बिल्कुल, लेकिन वो हजारों लाखों की तादाद में जो बेचारे, और ये जैसे ये फरमा रहे खुर्शीद साहब के एक बंदा हम सबको मिलके चुनना है, यूथ जो है हमारी। अब ये देखिए कि अगर इस तरह जिस तरह बिजली का बहरान आ गया या इस तरह के अगर ऐसा कौन सा बंदा होगा जो ज़ल्ज़लों के साथ, सैलाबों के साथ, कुदरती आफात के साथ लड़ेगा? बिल्कुल, तो ये है कि हमने जिस वक्त खुद को सामने कर दिया खिदमत के लिए, पूरी कौम ने ये उस वक्त ठान ली कि हमने अपने जो ज़लज़ला ज़दगान है इनकी मदद करनी है, इनको दोबारा पाँव पे खड़ा करना है। वो स्कूल, वो मदरसे जो इस वक्त तक तबाह हुए हैं, वहाँ अभी तक टेंट लगे हुए हैं और टेंटों को दोबारा हर 3 माह के बाद सिला जाता है, वो दोबारा फट जाते हैं, फिर उनको सिला जाता है। और बड़े बड़े जब इश्तिहारात आते हैं बड़े बड़े नेटवर्क्स पर कि हुकूमत ने इतना पैसा पहुंचा दिया या ये 2-4 स्कूलों का तो दिखाया जाता, लेकिन वो हजारों की तादाद में जो तबाही आई थी उसका कोई भी नहीं दिखाता। जी। तो इसलिए देखना ये है कि हम थोड़े में मुतमिन क्यों हो जाते हैं, या थोड़े को अप्रिशिएट करते करते बहुत बड़ा नुकसान है जो उसको भूल जाते हैं कि कोई भी जिस वक्त कोई काउंसलर बनता है, कोई उम्मीदवार MP MLA जो कुछ भी बनता है, वो एक गली किसी गांव में जाके पक्की करवा देता है और कहता है कि और सर जो हालात इस वक्त जा रहे हैं इससे तो तालीमी मयार भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तालीम जो है ये 4 अनासिर है कि वालिदैन, उस्ताज़ा, हुकूमत और तलबा खुद। अगर ये पहली बात है दीबा, पेट की भूख, अगर पेट की भूख खत्म होगी उसके बाद आप तालीम के बारे में सोचेंगे या दूसरी चीजों को सोचेंगे। वही ना तालीम से, क्योंकि कोई कौम तरक्की कर ही नहीं सकती जब तक उस कौम का हर फर्द पढ़ा लिखा नहीं होगा। लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये सब कुछ जो देखने को आ रहा है, तो इस बारे में फिर हम इसका क्या तज्जिया करें, इस बारे में क्या कहें? प्रोग्राम का एंड हो रहा है, इब्राहिम फैज साहब आप अपनी बात को यहाँ पे एंड कीजिए। जी बस दोबारा सलाम अर्ज करता हूँ और उन लोगों को दोबारा एक दफ़ा याद दिलाना चाहता हूँ कि 8 अक्टूबर 2005 बेशुमार दुनिया, बेशुमार छोटे छोटे बच्चे, मासूम जहन जो अभी परवान चढ़ना चाहते हैं, वो आपके मुंतज़िर हैं, आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। और जितना हो सके उनको अभी भी आप डोनेट कीजिए, हमेशा वो हमारे मुंतज़िर रहते हैं, हम ही उनका सहारा है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।